फेजेस के बीच में होगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम कहते हैं कि वाटर इन द लिक्विड फॉर्म इट कैन हैव अ इक्विलिब्रियम विद वाटर वेपर। सो इस हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम में हमारे पास दो फेजेस हैं, वन इज द लिक्विड एंड अदर इज द गैस। सो वी कैन से दैट दिस इज ए इक्विलिब्रियम बिटवीन द टू फेजेस। इसी के साथ ही हमारे पास एक और इक्विलिब्रियम है जिसमें हमारे पास आइस, वाटर, लिक्विड एंड वेपर्स हैं। तो आइस क्या होती है? इट इज ए सॉलिड वाटर, इट इज ए लिक्विड वाटर एंड वेपर्स एंड दीज आर द गैसियस वाटर। सो इन सब में भी क्या है, हमारे पास इक्विलिब्रियम है, ठीक है। सो इट इज ए इक्विलिब्रियम बिटवीन द सॉलिड, liquid and the gases, okay। so तीनों फेज solid, liquid और गैस they are in the equilibrium, okay। so किसी भी heterogeneous सिस्टम में कितने फेज के बीच में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा या कर सकता है, ये कुछ एक पैरामीटर पे डिपेंड करता है। क्या है वो पैरामीटर? सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर है दैट इज द टेम्परेचर, सेकेंड इज द प्रेशर एंड द थर्ड इज द कंपोजिशन और कंसंट्रेशन ऑफ ईच फेज, ओके। गिब्स जो कि बहुत ही फेमस साइंटिस्ट रहे हैं अपने टाइम में, उन्होंने 1876 के दशक में कुछ बहुत सारे हिट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम्स को स्टडी किया और एक जनरलाइजेशन दी जिसको उन्होंने फेज रूल का नाम दिया। ये फेज रूल को हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं इन वर्ड्स, बट इसको हम मैथमेटिकली लिख सकते हैं। तो उन्होंने क्या डिफाइन किया इसको मैथमेटिकली? ही सेड द एफ इज इक्वल टू सी माइनस पी प्लस 2। इसमें एफ क्या है, सी क्या है, पी क्या है, उसके बारे में हम अब डिस्कस करते हैं। So what is F here? It is the number of degree of freedom। C को उन्होंने क्या लिया यहाँ पे? It is the number of components, okay, and P is the number of फेजेस। एंड ये 2 क्यों लिया उन्होंने यहाँ पे? 2 को उन्होंने इन 3 पैरामीटर में से कोई एक 2 पैरामीटर लिए जिसको हम फिक्स करके या डिफाइन करके हम डिफरेंट फेजेस के बीच में जो इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है उसके बारे में बता सकते हैं। सो ये रूल उन्होंने कैसे बनाया या कैसे डिराइव किया, इसके बारे में हम बाद में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम्स क्या है इसमें, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स क्या होते हैं और नंबर ऑफ फेजेस क्या होते हैं। सो व्हाट इज ए फेज? तो फेज को क्या डिफाइन किया गया है? ये कहा गया है कि सपोज हमारे पास अगर कोई 2, हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि अगर हमारे पास क्या है 2 इमिसिबल लिक्विड्स हों, लिक्विड ए एंड बी, ओके। तो 2 फेज हैं, 2 लिक्विड्स हैं यहाँ पे हमारे पास, ठीक है, और उनमें क्या है एक वेल डिफाइंड बाउंड्री है
क्यों बाउंड्री है यहाँ पे? क्योंकि बोथ आर इमिसिबल, दोनों क्या है, एक दूसरे में सॉल्युबल नहीं है, दोनों क्या रहते हैं, सेपरेट रहते हैं। सपोज हमारे पास यहाँ पे क्या है, वाटर है, यहाँ पे क्या है हमारे पास, कोई ऑयल है। तो ऑयल और वाटर जो है आपस में मिक्स नहीं होंगे। तो फेज को क्या डिफाइन किया गया है? सो इट वॉज डिफाइंड एज a homogeneous and physically distinct part of a heterogeneous system which is separated by a well defined boundary. Means अगर हम किसी एक फेज को ले लें यहाँ पे, तो वो फेज अपने आप में एक होमोजीनियस सिस्टम है, ठीक है, और फिजिकली डिफरेंट है दूसरे पार्ट से, ठीक है। नाउ ये दोनों होमोजीनियस जो सिस्टम है, जब ये दोनों को मिक्स करते हैं तो क्या बना रहे हैं, एक हीटेरोजीनियस सिस्टम बना रहे हैं। सो अ फेज इज ए homogeneous and physically distinct part of this whole heterogeneous system which is separated by a well defined boundary. इसके अलावा और क्या कहा गया फेस के बारे में? तो ये भी कहा गया है कि जो फेस है वो फिजिकली एंड केमिकली डिफरेंट है फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ द सिस्टम एंड विच कैन बी सेपरेटेड मैकेनिकली फ्रॉम द अदर पार्ट ऑफ द सिस्टम। मीन्स अगर हम वाटर और ऑयल को सेपरेट करना चाहें तो हम सिंपली इनको सेपरेटिंग फनल की हेल्प से सेपरेट कर सकते हैं। वाटर को अलग कर सकते हैं, ऑयल को हम अलग कर सकते हैं। सो दिस इज ए डेफिनेशन ऑफ द फेज। और एक बात यहां पे ध्यान रखने वाली है कि किसी एक सिस्टम में जरूरी नहीं है कि हमारे पास एक या दो फेज हो, दो से ज्यादा फेजेस भी हो सकते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहां पे है सिंपल, अगर हम बात करते हैं लिक्विड वाटर की, तो ये अकेला एक ही फेज है, ना तो इसमें कोई गैसेस है, वेपर्स हैं, ना ही इसका क्या है कोई आइस बन रही है। तो नॉर्मल टेम्परेचर पे लिक्विड वाटर जो है एक सिंगल फेज कहलाएगा। बट अगर हम वाटर को हीट करते हैं, इसके बॉइलिंग टेम्परेचर पे लेके जाते हैं, तब क्या होगा, लिक्विड वाटर जो है वो वाटर वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। उस टाइम पे दोनों क्या रहेंगे, इक्विलिब्रियम में रहेंगे। तो वो क्या बन जाएगा, हमारे पास टू फेज सिस्टम बन जाएगा, जिसके लिए हमारे पास पी की वैल्यू क्या रह जाएगी, 2 रह जाएगी। एक ऐसा टेम्परेचर अगर हम मेंटेन कर पाए जिसमें हमारे पास क्या है, आइस, लिक्विड वाटर एंड वाटर वेपर तीनों एग्जिस्ट करें, तो हम कह सकते हैं उस टेम्परेचर पे, उस कंडीशंस पे या उस प्रेशर पे हमारे पास क्या हो रहा है, वहां पे वाटर जो है वो 3 फेजेस में हमारे पास वहां पे कोएग्जिस्ट कर रहा है। चलिए कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं जिससे हमें और भी क्लियर हो जाए कि फेज का असली मीनिंग क्या है। सपोज हमारे पास कोई एक प्योर सब्सटेंस है, ठीक है, जैसे हम बात करते हैं कोई प्योर सॉलिड है या फिर प्योर लिक्विड है, ओके, या फिर प्योर कोई गैस हो। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास बेंजीन है, तो ये प्योर बेंजीन है, इसके अंदर कोई और चीज़ नहीं है, ठीक है। या फिर हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन गैस है। या फिर सिंपली हम बात करते हैं कि हमारे पास आइस है। तो ये बेंजीन जो है इट इज़ ए प्योर लिक्विड सिस्टम, ऑक्सीजन जो है इट इज़ ए प्योर गैस सिस्टम, एंड जो आइस है दैट इज़ ए प्योर वाटर सॉलिड सिस्टम। सो इन सब के लिए हमारे पास जो नंबर ऑफ फेजेस क्या रहेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 1। अगर हमारे पास कोई मिक्सचर ऑफ गैसेस है और वो गैसेस क्या है, नॉन रिएक्टिंग है, ठीक है, नॉन रिएक्टिंग गैसेस हैं बट मिक्सचर है, बट उस मिक्सचर में हम ये नहीं बता सकते भी कौन सी गैस कौन से वाली है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं हमारे पास एक मिक्सचर है ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैस का, अंडर नॉर्मल कंडीशंस ये क्या रहेंगे, हमारे पास नॉन रिएक्टिंग रहेंगी। तो उस केस में भी हम क्या कहेंगे कि फेस हमारे पास कितने हैं, वहां पे ओनली 1 फेज इज देयर। हाँ, अब हम बात करते हैं मिसिबल लिक्विड्स की। मिसिबल लिक्विड्स क्या होते हैं? ये वो लिक्विड्स होते हैं जो एक दूसरे में मिक्सअप हो जाते हैं। अगर हम बात करें हमारे पास क्या है, एक मिक्सचर है किसका, इथेनॉल और वाटर का। अगर हम इथेनॉल को वाटर में हम मिक्स कर देंगे तो हम ये नहीं बता सकते कि इसमें इथेनॉल है या वाटर है या दोनों चीज़ें हैं, ठीक है।
तो उस केस में वो जो हमारा सिस्टम बनेगा वो क्या बनेगा, होमोजीनियस सिस्टम बन जाएगा। तो तब भी हम कहेंगे कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फेजेस कितने हैं, वहाँ पे 2 है। हाँ, अगर हमारे पास जो मिक्सचर है वो नॉन मिसिबल लिक्विड्स का हो, जैसा कि मैंने पहले बताया कि हमारे पास क्या है, कोई ऑयल और वाटर का सिस्टम है या फिर बेंजीन का मिक्सचर है वाटर के साथ, तो वो क्या करेंगे, हमारे पास सेपरेट लेयर्स बनाएंगे। ठीक है, जब सेपरेट लेयर बनेगी तो हम उसमें से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे पास कितने फेजेस हैं, 1 है या 2 हैं। तो जब कोई दो नॉन मिसिबल लिक्विड्स को मिक्स करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास 2 डिफरेंट फेज एग्जिस्ट करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास पी की वैल्यू क्या रहेगी, 2 रहेगी। नेक्स्ट हम एग्जांपल ले रहे हैं एक्वस सॉल्यूशंस की। मीन्स किसी एक साल्ट को हमने क्या किया हुआ है, वाटर में मिक्स किया हुआ है। सपोज हमारे पास क्या है, मिक्सचर है सोडियम क्लोराइड का, किसमें, पानी में। ठीक है, जब हम नमक को पानी में डालेंगे तो वो क्या करेगा, हमारे पास मिक्स होके एक क्लियर सॉल्यूशन बना देगा। ठीक है, एक्वा सॉल्यूशन बनेगा। तो उस केस में हम नहीं बता सकते कि क्या उस क्लियर वाटर सॉल्यूशन में नमक है या नहीं है। तो क्यों, क्योंकि वो एक सिंगल सॉल्यूशन दिखाएगा, सिंगल फेज दिखेगा। तो उस केस में हमारे पास नंबर ऑफ फेजेस क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। बट अगर हमारे पास सोडियम क्लोराइड का वाटर में सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, अब जब भी कोई सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनता है, किसी भी सॉल्ट को हम जब वाटर में एक्सेस अमाउंट में डालेंगे तब एक टाइम ऐसा आएगा कि वो उसमें डिसॉल्व करना बंद कर देगा। तो उस टाइम पे हम कहते हैं कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो सैचुरेटेड हो गया है। तो उस केस में हमारे पास वहाँ पे क्या रहेगा, जो सॉल्ट है वो नीचे सेटल होना शुरू हो जाएगा। तो उसमें टोटल हमारे पास कितने फेजेस रहेंगे, एक तो सॉल्ट जो कि सॉलिड फॉर्म में उसके बेस पे बैठा होगा, प्लस एक सॉल्ट का जो है एक्वस सॉल्यूशन होगा, प्लस उस टाइम पे हमारे पास कुछ जो है वाटर वेपर भी एग्जिस्ट करेंगे। ओके, तो हमारे पास टोटल वहाँ पे 3 फेज एग्जिस्ट करेंगे। एक तो सॉलिड जो हमें क्लियरली नीचे बॉटम पे दिखाई देगा, दूसरा एक सोल्यूशन, तीसरा उस सोल्यूशन के ऊपर कुछ वाटर वेपर्स हमें दिखेंगे। तो हम कह सकते हैं कि सैचुरेटेड सोल्यूशन जो होते हैं किसी भी सॉल्ट के, उसमें कितने फेज बनते हैं, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ 3 फेज एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल मैं लेने जा रहा हूं जिसमें हम बात करते हैं मिक्सचर्स ऑफ सॉलिड की। ठीक है, सपोज हम बात कर रहे हैं सल्फर की। जैसा कि हमें पता है कि सल्फर जो है नेचर में 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। वन इज रोम्बिक सल्फर, अदर इज दी मोनोक्लिनिक सल्फर। ठीक है, अब इन दोनों की जो नेचर है, क्रिस्टलाइन नेचर है, वो डिफरेंट तरीके की है। अगर हम इनको फिजिकली ऑब्जर्व करेंगे अंडर अ माइक्रोस्कोप और सम बाय अदर मीन्स, सो हमें पता लग जाएगा कि इसमें 2 तरह के क्रिस्टल्स हैं। ठीक है, एक की जो स्ट्रक्चर है वो रोम्बिक स्ट्रक्चर है, दूसरे की जो स्ट्रक्चर है वो मोनोक्लिनिक स्ट्रक्चर है। तो उस केस में हम कह सकते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ फेजेस क्या है, 2 एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूं एक रिएक्शन की जो कि है डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को एक क्लोज्ड वेसल में हीट करते हैं तो वो क्या बनाता है, एक तो कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है जो सॉलिड फॉर्म में, प्लस जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैस रिलीज होती है। अब इस कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड जो कि एक अमोर्फस सॉलिड है, जब इसको हम हीट करते हैं तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज होके पीछे जो हमारे पास बचता है वो होता है कैल्शियम ऑक्साइड। अब ये एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। अब जैसा कि दोनों की सॉलिड नेचर जो है डिफरेंट है, एक अमोर्फस है दूसरा क्रिस्टलाइन है, तो 2 फेज तो हमारे पास ये एग्जिस्ट कर जाएंगे, तीसरा फेज हमारे पास जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस का हो जाएगा। तो इस केस में भी हमारे पास जो फेजेस हैं वो कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। ठीक है, ये सब कुछ था फेजेस के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म है दैट इज द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, जिसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सी को हम सिंपली कंपोनेंट्स में लिख सकते हैं और नंबर ऑफ कंपोनेंट्स भी लिख सकते हैं। तो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स
का हमें कैसे पता लगेगा या हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो सिंपल हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे सपोज हमारे पास एक इक्विलिब्रियम है, अ फेज इक्विलिब्रियम, ठीक है, बिटवीन दी आइस एंड वाटर लिक्विड, ठीक है। अगर हम इन दोनों फेज की कंपोजिशन की बात करें तो दोनों में क्या है, हमारे पास वाटर है। उसको हम लिख सकते हैं इट इज इक्विलिब्रियम बिटवीन दी सॉलिड वाटर एंड दी लिक्विड वाटर, ठीक है। तो कंपोनेंट्स या नंबर ऑफ कंपोनेंट्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो इसको डिफाइन किया गया है ऐसे, इट इज द मिनिमम नंबर ऑफ independent chemical constituents in terms of which the composition of each phase can be expressed either directly or in terms of chemical equations। Means कि हमारे पास ये एक इक्विलिब्रियम है जो कि दो फेजेस के बीच में है। अब इस इक्विलिब्रियम में हमें मिनिमम नंबर ऑफ केमिकल कंस्टिट्यूएंट फाइंड आउट करने हैं जो कि इन दोनों फेज की जो केमिकल कंपोजिशन है उसको एक्सप्रेस कर सके, या तो डायरेक्टली या इन टर्म्स ऑफ ए केमिकल इक्वेशन। अगर हम इस इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, अब इन दोनों फेजेस में हमारे पास जो कंपोजिशन है वो क्या है, वाटर है। तो दैट मीन्स हमारे पास सिंपल एक वाटर जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट है उसी के बेस पे हम इन दोनों फेज की जो कंपोजिशन है उसको लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हमने आइस के बारे में लिखना है तो हम लिख सकते हैं इसको वाटर सॉलिड, और अगर हमने लिक्विड फेज की कंपोजिशन के बारे में बात करनी है तो इसको हम लिख सकते हैं वाटर लिक्विड। तो केमिकल कंस्टिट्यूट तो दोनों में क्या हुआ, H2O ही हुआ ना। तो इसलिए इन दिस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम वी हैव वन कंपोनेंट ओनली। ओके, एक और एग्जांपल मैं लेता हूं, बहुत ही अच्छी एग्जांपल, दैट इज द डीकंपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। जब भी हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं इन ए क्लोज्ड वेसल तो ये क्या बनाता है, हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये सॉलिड है, ये भी एक सॉलिड है, और एक कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, हमारे पास गैस है। जैसा कि जब हमने फेज डिफाइन किए थे तो हमने बताया था कि द मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड्स गिव अस दी टू फेजेस, ठीक है। तो इस इक्विलिब्रियम में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फेज कितने हुए, 3 फेज हुए। कौन कौन सा फेज, एक तो सॉलिड फेज जिसमें हमारे पास क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, दूसरा सॉलिड फेज जिसमें हमारे पास क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है, तीसरा जो है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक गैसेस फेज है। अब इस इक्विलिब्रियम में हमें मिनिमम से मिनिमम केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स को फाइंड आउट करना है, जिससे हम क्या करें, इन तीनों फेज की जो कंपोजिशन है उसको हम एक्सप्रेस कर सकें, ठीक है। और एक बात इसमें ध्यान रखनी है कि हम जो है केमिकल कंस्टिट्यूएंट जो चूज करेंगे या सिलेक्ट करेंगे उनकी जो वैल्यू है हम 0 भी ले सकते हैं और नेगेटिव वैल्यू भी ले सकते हैं। जैसे कि हम इसी एग्जांपल में डिफाइन करते हैं। सपोज मैं जो है सबसे पहले 2 केमिकल कंस्टिट्यूएंट चूज कर रहा हूं, क्योंकि अगर हम एक केमिकल कंस्टिट्यूएंट चूज करते हैं आइदर दिस और दिस और दिस, तो हम एक केमिकल कंस्टिट्यूएंट से इन तीनों फेज की कंपोजिशन को डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। सो हम इसमें 2 कंस्टिट्यूएंट को चूज करेंगे। सपोज सबसे पहले मैं चूज करता हूं एक कंपोनेंट, एक केमिकल कंस्टिट्यूएंट दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट, और दूसरा मैं चूज कर रहा हूं कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। अब इन दोनों की हेल्प से मैं कैल्शियम कार्बोनेट की कंपोजिशन, कैल्शियम ऑक्साइड की कंपोजिशन और कार्बन डाइऑक्साइड की कंपोजिशन को लिखने जा रहा हूं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमने लिखना हो कैल्शियम कार्बोनेट तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, 0 कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट में 0 अमाउंट, दैट मीन्स हमने कैल्शियम ऑक्साइड डाला ही नहीं, तो दैट मीन्स वो किसके इक्वल होगा, कैल्शियम कार्बोनेट के इक्वल होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं डिफाइन करने जा रहा हूं कैल्शियम ऑक्साइड की कंपोजिशन को। तो कैल्शियम ऑक्साइड की कंपोजिशन को कैसे डिफाइन करेंगे हम, 0 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। हम यहाँ पे 0 ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमने कहा था कि हम इसमें 0 और नेगेटिव वैल्यूज भी अलाउड है, हम ले सकते हैं, ठीक है।
अब नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमारे पास तीसरा फेज जो है गैसेस फेज, इसको अगर हमने एक्सप्रेस करना हो, ठीक है ना, तो हम कैसे इसको एक्सप्रेस करेंगे? तो वी कैन राइट द कैल्शियम कार्बोनेट माइनस कैल्शियम ऑक्साइड। अब इसमें हमने क्या ले ली? नेगेटिव वैल्यू ले ली, ठीक है। अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट में से कैल्शियम ऑक्साइड को सब्ट्रैक्ट कर दें तो पीछे क्या बचेगा हमारे पास? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। सो हमने क्या कहा था डेफिनेशन में कि हमने मिनिमम नंबर ऑफ केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स को चूज करना है जिससे हम क्या करें, हर फेज की जो है कंपोजिशन को एक्सप्रेस कर सकें, या तो डायरेक्टली या फिर इन टर्म्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो जो पहले वाला वाटर वाला केस हमने लिया था, इसमें हमने जो केमिकल कंपोजिशन है दोनों फेज की, वो हमने सिंपली देख के ही डायरेक्टली जो है लिख दी थी। बट इस केस में हम डायरेक्टली नहीं लिख सकते थे, सो हमें इनको केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में एक्सप्रेस करना पड़ा। ओके, अब हमने यहाँ पे ये दो केमिकल कंस्टिट्यूएंट चूज किए थे। अगर हम इन दोनों को ना लेके कोई और दो ले लेते हैं, सपोज हम ले लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड, फिर भी हम इन दोनों को चूज करके इन तीनों फेज की जो है केमिकल कंपोजिशन को लिख सकते हैं। कैसे? आइए लिखते हैं। सो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं केमिकल कंपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस 0 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अगर हमने डिफाइन करना है कैल्शियम ऑक्साइड, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? कैल्शियम कार्बोनेट माइनस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट अगर हमने कार्बन डाइऑक्साइड की कंपोजिशन को लिखना है तो हम कैसे लिख सकते हैं? 0 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। तो यहां पे हमने दो डिफरेंट केमिकल कंस्टिट्यूएंट चूज किए। नेक्स्ट हम अगर चूज करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड को, फिर भी हम इन तीनों फेज की जो है कंपोजिशन को इजीली डिफाइन और एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे? अगर हमने लिखना है केमिकल कंपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको? हम लिख सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो इसकी कंपोजिशन को हमने इन दो केमिकल कंस्टिट्यूएंट से एक्सप्रेस कर दिया। अगर हमने लिखना है कैल्शियम ऑक्साइड की कंपोजिशन के बारे में, तो हम कैसे लिख सकते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस 0 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और अगर हमने लिखना है कार्बन डाइऑक्साइड की कंपोजिशन के बारे में, तो हम क्या लिख सकते हैं? 0 कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। तो कोई भी दो केमिकल कंस्टिट्यूएंट चूज करके हमने तीनों फेज की जो कंपोजिशन है उन्हीं दो केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दी है, ठीक है। यहां पे हमने चूज किया था कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम ऑक्साइड, तो आप देख सकते हो कि तीनों केस में हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट ही आया है, ठीक है। जब हमने चूज किया कैल्शियम कार्बोनेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड, फिर भी हमारे पास क्या है, तीनों की जब हमने कंपोजिशन लिखी तब भी हमारे पास यही दो केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स आए। लास्टली जब हमने कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को चूज किया, तब भी हमने इन दोनों की फॉर्म में तीनों फेज की जो है कंपोजिशन को हम लिख पाए बहुत ही इजी तरीके से। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हमारे पास सॉल्यूशन है एक्वस सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन, ठीक है। तो जब हम सोडियम क्लोराइड को पानी में डालते हैं तो एक एक्वस सॉल्यूशन बनता है, ठीक है। तो जिसमें हमारे पास एक ही सिंगल फेज रहता है, एक ट्रांसपेरेंट जो है हमारे पास सॉल्यूशन बनता है। तो नंबर ऑफ फेजेस कितने हुए इसमें? 1 फेज, ठीक है। बट जो हमारे पास इसके अंदर केमिकल कंपोजिशन रहती है वो क्या होता है? सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर ही तो होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं भी एक्वस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन जो कि सिंगल फेज सॉल्यूशन है, इसके अंदर दो हमारे पास जो है केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स हैं जिनसे हम उस पूरे सॉल्यूशन की जो है कंपोजिशन को डिफाइन कर सकते हैं। तो एक्वस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन का जो सिंगल फेज सॉल्यूशन है उसकी कंपोजिशन को हम कैसे लिखेंगे? वी कैन राइट एक्स सोडियम क्लोराइड एंड वाई वाटर, ठीक है। और कोई वे नहीं है जिससे हम क्या करेंगे
कि इस एक्वस सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन की जो कंपोजिशन को हम लिख पाए। सो हम कह सकते हैं कि ये क्या हमारे पास 2 कंपोनेंट सिस्टम है। ठीक है, तो ये तो था एक थ्योरेटिकल मेथड जिससे हम किसी भी फेज इक्विलिब्रियम में जितने भी फेजेस हैं उनकी कंपोजिशंस को हम मिनिमम नंबर ऑफ केमिकल कंस्टिट्यूएंट चूज करके उनकी हम कंपोजिशन को लिख पाते हैं, और जितने भी केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स हम चूज करेंगे उनकी कंपोजिशन को लिखने के लिए उतने ही हमारे पास क्या होंगे, उसके अंदर नंबर ऑफ कंपोनेंट्स होंगे। एक चीज ध्यान रखनी है कि जितने उसके अंदर हमारे पास केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स हैं, जरूरी नहीं है कि उतने ही हमारे पास क्या हो उसके अंदर नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हों। जैसे हमने केस देखा था कैल्शियम कार्बोनेट की डिकम्पोजिशन का, उसमें हमने देखा है कि हमारे पास 3 तरह की कंपोजिशन है। वन इज दी कैल्शियम कार्बोनेट, अदर इज दी कैल्शियम ऑक्साइड एंड थर्ड इज दी कार्बन डाइऑक्साइड। अब इस केस में हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट भी है, कैल्शियम ऑक्साइड भी है और कार्बन डाइऑक्साइड भी है, बट हम इनमें से 2 ही कंस्टिट्यूएंट को चूज करके इन तीनों फेज की कंपोजिशन के बारे में हम लिख सकते हैं। सो इसमें हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितने हुए, 2 कंपोनेंट्स हुए, और कंस्टिट्यूएंट्स कितने हैं टोटल, वैसे इसके अंदर 3 कंस्टिट्यूएंट्स हैं। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि जितने हमारे पास केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स हैं उतने ही हमारे पास क्या हो, कंपोनेंट्स हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है मैथमेटिकली हम इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी भी इक्वेशन से नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर तो हमारे पास सिस्टम जो है वो नॉन रेक्टिंग है, ठीक है, तो नॉन रेक्टिंग के केस में हमारे पास नंबर ऑफ कंपोनेंट्स जो होगा वो इक्वल है नंबर ऑफ केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स के। ठीक है, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स आर इक्वल टू द नंबर ऑफ केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स। बट अगर हमारे पास जो है केमिकली रेक्टिव सिस्टम है, रेक्टिंग सिस्टम है, तो उसमें हमारे पास ये जो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स है वो जरूरी नहीं है कि वो इक्वल हो नंबर ऑफ केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स के। ठीक है, वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सो उस केस में हम जो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स है उसको हम लिखते हैं इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स, उसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट केमिकल और फिजिकल रिलेशंस, जिसको हम E प्लस आर से डिफाइन करते हैं। ठीक है, सो यहां पे हमारे पास जो C है, C क्या है, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। ठीक है, S क्या है हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंस्टिट्यूएंट्स, ठीक है, प्रेजेंट इन दी सिस्टम। और E क्या है हमारे पास, E इज दी नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशंस, ठीक है, जो कि किसी फिजिकल और केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, और जो R है दैट इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर, दैट इज द नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है, फॉर चार्ज न्यूट्रलिटी। क्या मतलब है इसके लिए, मतलब अगर हमारे पास कोई ऐसा फेज इक्विलिब्रियम है जिसमें हमारे पास क्या बन रहे हैं, आयंस बन रहे हैं, तो पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस भी बनेंगे। तो जितने भी हमारे पास उसके अंदर आयंस बनेंगे, सिर्फ और सिर्फ वाटर के आयंस को छोड़कर बाकी सारे केमिकल्स के जो आयंस बनेंगे, वो आयंस कितने ऑपोजिट चार्ज आयंस को बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है, उसके लिए हम वो रेस्ट्रिक्शन चूज करते हैं। अब हम एग्जांपल करते हैं जिससे हमें और भी क्लियर हो जाएगा। सपोज हमारे पास एक सिस्टम है सोडियम सल्फेट और वाटर का, मींस हमने सोडियम सल्फेट को वाटर में डाला हुआ है। ठीक है, अब इसके अंदर एक तो हमारे पास सोडियम सल्फेट है, दूसरा क्या है, वाटर है। ठीक है, और सोल्यूशन बना हुआ है।
तो उस सॉल्यूशंस के अंदर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स कितने होंगे, 2 ही कंस्टिट्यूएंट्स हैं। ठीक है, जिससे हम उस सॉल्यूशन की यह कंपोजिशन को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इट इज ए 2 कंपोनेंट सिस्टम। ठीक है, अब कैसे लिखेंगे हम इसकी कंपोज, कैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम सपोज करते हैं कि सपोज कि हमारे पास जो सोडियम सल्फेट है, जब उसको हम वाटर में डालते हैं तो उसकी जो है डिसोसिएशन नहीं होती है। दैट मीन्स नो सोडियम आयंस एंड नो सल्फेट आयंस आर फॉर्म्ड। ठीक है, सिमिलरली वाटर की भी हम मान के चलते हैं कि डिसोसिएशन नहीं होती है। ठीक है, तो उस केस में हमारे पास जो एस रहेगा वो क्या होगा, दैट मीन्स इंडिपेंडेंट कंस्टिट्यूएंट कौन कौन से रहेंगे, 2 ही रहेंगे। ठीक है, तो एस की वैल्यू क्या रहेगी 2। और ई क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशंस। अगर ये डिसोसिएट ही नहीं हो रहा है, ठीक है, तो दैट मीन्स इसके अंदर कोई भी इक्विलिब्रियम नहीं एग्जिस्ट कर रहा। ठीक है, तो इसके लिए ई की वैल्यू क्या रहेगी 0। अब ये डिसोसिएट नहीं कर रहा तो कोई चार्ज भी नहीं बन रहा, चार्ज नहीं बन रहा तो न्यूट्रलाइजेशन का मतलब ही नहीं रहता यहाँ पे। तो उस केस में हमारे पास जो आर है वो भी क्या रह जाएगा 0। अब इन सब की वैल्यू हम पुट करेंगे ऊपर फॉर्मूला में, 2 माइनस 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 2। तो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितने हुए 2। अब सेकंड केस लेके चलते हैं। सपोज करते हैं कि हमारे पास जो सोडियम सल्फेट है वो भी डिसोसिएट कर रहा है और जो वाटर है वो भी क्या है, डिसोसिएट कर रहा है। ठीक है, जब सोडियम सल्फेट डिसोसिएट करेगा तो उसके अंदर हमारे पास सोडियम आयंस प्लस सल्फेट आयंस बनेंगे। सिमिलरली और क्या होगा कि जब वाटर भी डिसोसिएट कर रहे हैं तो वाटर की भी हमारे पास क्या बनेंगे, आयंस बनेंगे। ठीक है, सो तो टोटल नंबर ऑफ हमारे पास इसके अंदर जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं वो कितने हो जाएंगे। एक तो हमारे पास सोडियम सल्फेट है, दूसरा सोडियम आयंस है, तीसरा सल्फेट आयंस है, चौथा हमारे पास वाटर है, पांचवा हमारे पास क्या है H पॉजिटिव आयंस है और OH नेगेटिव है। तो टोटल कंस्टिट्यूएंट्स कितने हो गए, 6 हो गए। सो E की वैल्यू क्या रहेगी यहाँ पे, E की वैल्यू क्या है हमारे पास, द टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशंस रिप्रेजेंटिंग द फिजिकल और केमिकल इक्विलिब्रियम। अब एक तो इक्विलिब्रियम हमारे पास ये एग्जिस्ट कर रहा है उसके अंदर, ठीक है, दूसरा इक्विलिब्रियम हमारे पास ये एग्जिस्ट कर रहा है। तो E की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 2। नाउ R क्या था हमारे पास, नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्शंस फॉर चार्ज न्यूट्रलिटी। तो इसमें तो एक सोडियम आयंस है जो क्या सल्फेट को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, ठीक है, और एक H आयंस है जो OH आयंस को कंबाइन कर रहे हैं। तो टोटल R की वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास यहाँ पे 2 रहेगी। सो C क्या रहेगा हमारे पास यहाँ पे 6 माइनस 2 प्लस 2, तो 6 माइनस 4 कितना हुआ 2। फिर भी हमारे पास क्या है यहाँ पे 2 कंपोनेंट सिस्टम आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि सोडियम सल्फेट का वाटर में जो सिस्टम है वो क्या है हमारे पास 2 कंपोनेंट सिस्टम है। सो इसी तरह हम और भी एग्जांपल्स को यूज करके नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म है दैट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, जिसको हम F से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, तो फेज और कंपोनेंट्स को डिफाइन करने के बाद हमें कुछ एक पैरामीटर्स को डिफाइन करना पड़ेगा जिससे हम क्या कर सकते हैं, पूरी कंप्लीट जो है कंडीशन जो किसी सिस्टम की स्पेसिफाई कर सकते हैं। ठीक है, और वो पैरामीटर्स हमारे पास क्या है, प्रेशर, टेम्परेचर एंड द कंसंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट्स। ठीक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है इसमें, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम को डिफाइन करते हैं कि इन तीनों पैरामीटर्स और तीनों वेरिएबल्स में से हमें मिनिमम नंबर ऑफ वेरिएबल्स को डिफाइन करना है और चेंज करना है जिसको हम वेरी कर सकें और उसके वेरिएशन से उस इक्विलिब्रियम में कोई वेरिएशन ना आए। सपोज हमारे पास एक इक्विलिब्रियम है वाटर लिक्विड और
वाटर वेपर्स में। ठीक है, और हमें पता है कि इसमें हमारे पास क्या है, 2 फेज और 1 कंपोनेंट है। ठीक है, वी कैन से दैट दिस इज ए 2 फेज इक्विलिब्रियम और 1 कंपोनेंट सिस्टम। ठीक है ना, और हमें यह भी पता है कि ये जो इक्विलिब्रियम है ये कब अटेन होता है, जब इसका बॉइलिंग पॉइंट रीच हो जाता है। दैट मीन्स एट ए बॉइलिंग पॉइंट दिस इक्विलिब्रियम विल बी अटेन्ड। ठीक है, और हम ये भी जानते हैं कि जो टेम्परेचर है वाटर का दैट इज प्रोपोर्शनल टू दी प्रेशर। मीन्स किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, वाटर के टेम्परेचर पे उसका जो वेपर प्रेशर है वो फिक्स होता है। ठीक है, तो ये वेपर प्रेशर जो है उस वाटर की अमाउंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। दैट मीन्स जो वेपर प्रेशर है वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, उसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, चाहे हमारे पास वाटर की क्वांटिटी कम हो, सपोज हमारे पास क्या 100 ml वाटर है या फिर 1 लीटर वाटर है। ठीक है, चाहे हमारे पास क्या है 100 ml वाटर है या फिर 1 लीटर वाटर है, तो जब इसका टेम्परेचर जो है, इसका बॉइलिंग पॉइंट मेंटेन हो जाएगा, तब इसके अंदर क्या होंगे, वेपर बनने शुरू हो जाएंगे। तो व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर? द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दैट मीन्स इस टेम्परेचर पे, उस बॉइलिंग पॉइंट पे उसका वेपर प्रेशर, उसकी वैल्यू जो होगी वो फिक्स हो जाएगी। ठीक है, अगर हम 1 लीटर वाटर ले लेते हैं तो उसका भी बॉइलिंग पॉइंट तो सेम ही रहेगा। ठीक है, जो इस 100 ml वाटर का रहेगा। ठीक है ना, तो जो वेपर प्रेशर उस टाइम पे होगा वही वेपर प्रेशर क्या होगा, इस 1 लीटर वाटर का होएगा। तो अमाउंट चाहे 100 ml है, चाहे 1 लीटर है, चाहे 10 लीटर है, चाहे 1000 लीटर है, तो बॉइलिंग पॉइंट तो वाटर का जो है वो फिक्स है, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली उसका वेपर प्रेशर भी क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। अगर हम टेम्परेचर चेंज करते हैं तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, बट अमाउंट चेंज करने से उसके वेपर प्रेशर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं कि ये जो इक्विलिब्रियम है हमारे पास वाटर लिक्विड और वाटर वेपर, दैट इज हैविंग 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। दैट मीन्स एक ही पैरामीटर ऐसा है जिसको हम वेरी कर सकते हैं, तो उसके इक्विलिब्रियम में कोई फर्क नहीं आने वाला। ठीक है, वो जिस टेम्परेचर और जिस प्रेशर पे पहले आ रहा था उसी ही टेम्परेचर और उसी ही प्रेशर पे हमारे पास बाद में आएगा, अगर उसकी हम कंसंट्रेशन को इंक्रीज या फिर डिक्रीज करते हैं। सो दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज हैविंग 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, सो डिग्री फ्रीडम्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेरिएबल्स such as temperature, pressure and the concentration which can be varied independently without altering the number of phases, or we can also define as the minimum number of intensive or independent variables such as temperature, pressure or concentration of components in each phase which must be arbitrarily fixed in order to completely describe the state of a system, and that is known as the degree of freedom. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बहुत है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे भी इस डिग्री ऑफ फ्रीडम्स को हम यूज करके डिफरेंट फेज इक्विलिब्रियम को कैसे डिफाइन करते हैं और डिटेल में स्टडी करते हैं। ठीक है, सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।